नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जी से लियोंग की हमारी सीरीज में आज हम चैप्टर 13 यानी वेदर पर चर्चा करेंगे। वेदर और क्लाइमेट, ये दो शब्द हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी बार इस्तेमाल करते हैं कि कभी-कभी इनके असली मतलब पर ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल। दोस्तों से मिलते हैं तो कहते हैं यार आज वेदर कितना बढ़िया है, या कहीं घूमने का प्लान बनता है तो सोचते हैं नहीं उस जगह का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करेगा। सही बात है। सुनने में तो ये एक जैसे लगते हैं, पर असल में इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ शब्दों का खेल या ग्रामर की गलती नहीं है। वेदर और क्लाइमेट के बीच का ये फर्क समझना ज्योग्राफी और हमारे आसपास की दुनिया को समझने का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, ये एक ऐसी, आप कह सकते हैं, अदृश्य शक्ति है जो तय करती है कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे घरों में रहते हैं और यहाँ तक कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। आज की हमारी बातचीत इसी आम सी लगने वाली कंफ्यूजन की गहराइयों में उतरने और इसके छुपे हुए महत्व को समझने पर होगी। चलिए फिर इस गुत्थी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बुनियादी सवाल, वेदर आखिर है क्या? किताब कहती है कि ये किसी सर्टेन प्लेस पर सर्टेन टाइम की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। ये बात थोड़ी किताबी लगती है। इसे आसान बनाते हैं। वेदर को आप इंसान के मूड की तरह समझिए। मूड? हाँ, मूड। अभी आप खुश हैं, 1 घंटे बाद किसी बात पर गुस्सा आ सकता है और शाम तक शायद आप शांत हो जाएं। ये पल पल बदलता है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही वेदर है। आज सुबह बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, दोपहर में अचानक तेज धूप निकल आई, या शाम को बादल छा गए हैं। ये सब वेदर की बातें हैं, शॉर्ट टर्म, टेम्पररी और बहुत ज्यादा वेरिएबल। मूड वाला एनालॉजी काफी अच्छा है। और ये इतना वेरिएबल है कि एक ही शहर में अलग-अलग हो सकता है। हाँ, जैसे दिल्ली में ये बहुत आम है कि कनॉट प्लेस में तेज धूप निकली हो और उसी वक्त एयरपोर्ट या गुड़गांव में जोरदार बारिश हो रही हो। जोरदार बारिश। हाँ, एक ही शहर, एक ही समय, पर वेदर का मिजाज अलग-अलग। एग्जैक्टली। और यहीं पर क्लाइमेट की एंट्री होती है। अगर वेदर किसी इंसान का मूड है, तो क्लाइमेट उसकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी। हाँ, किसी की पर्सनैलिटी आप उससे एक बार मिलकर नहीं जान सकते। उसके लिए आपको उसे लंबे समय तक अलग अलग सिचुएशंस में ऑब्जर्व करना पड़ता है। तब आप कह पाते हैं कि हाँ, ये इंसान असल में शांत स्वभाव का है या गुस्सैल है। सही बात है। क्लाइमेट ठीक यही है, किसी जगह का लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर पैटर्न। ये लॉन्ग टर्म कितना लंबा होता है? 1 साल, 10 साल? जी.सी. लियोंग की किताब में इसे बहुत साफ तौर पे बताया गया है। मिनिमम 35 इयर्स। 35 साल? हाँ, 35 साल। मतलब किसी जगह के तापमान, बारिश, नमी, हवा का दबाव, इन सभी एलिमेंट्स को कम से कम 35 साल तक हर रोज सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व और रिकॉर्ड किया जाता है। हर रोज? फिर उस पूरे डेटा का एवरेज निकालकर बताया जाता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। 35 साल, ये तो एक पूरी पीढ़ी जितना समय है। तो जब हम कहते हैं कि मलेशिया का क्लाइमेट हॉट, वेट, इक्वेटोरियल है, हाँ, तो हम असल में वहाँ के पिछले 35 से ज्यादा सालों के लाखों डेली वेदर रिपोर्ट्स की एक समरी दे रहे हैं। प्रिसाइसली। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे किताब में डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी कहा गया है। डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी? यानी मौसम कितनी तेजी से बदलता है। इसका सबसे मजेदार उदाहरण ब्रिटिश आयंस का दिया गया है, जहां एक कहावत मशहूर है, ब्रिटेन हैज नो क्लाइमेट, ओनली वेदर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वहां मौसम इतनी तेजी से और अप्रत्याशित ढंग से बदलता है कि लोग मजाक में कहते हैं कि यहाँ कोई स्थायी क्लाइमेट है ही नहीं, बस हर पल बदलता हुआ वेदर है। मतलब आप सुबह ट्रेंच कोट पहनकर निकलें, हाँ, और दोपहर तक धूप इतनी तेज कि आपको जैकेट उतारनी पड़े, और शाम को घर लौटते वक्त शायद ओलों का सामना करना पड़े। और इसका एकदम उल्टा उदाहरण इजिप्ट का दिया गया है। इजिप्ट हैज नो वेदर, ओनली क्लाइमेट। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि वहाँ मौसम इतना स्टेबल और प्रिडिक्टेबल है कि कोई बदलाव ही महसूस नहीं होता। बिल्कुल। वहां जिंदगी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है। दिन के बाद दिन, साल के बाद साल, लगभग एक जैसा ही मौसम, गर्म और सूखा। सही है। रोज सुबह उठकर वेदर ऐप देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये लगभग मोनोटोनस है। भारत में ही अगर हम देखें तो हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ों का वेदर बहुत वेरिएबल होता है। एक ही दिन में आपको धूप, बादल, बारिश और बर्फबारी
सब कुछ देखने को मिल सकता है। मिल सकता है, हाँ। वहीं दूसरी तरफ थार रेगिस्तान का क्लाइमेट काफी हद तक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल है, गर्म और सूखा। ठीक है, तो ये अंतर तो अब शीशे की तरह साफ हो गया है। वेदर मतलब आज का मूड, क्लाइमेट मतलब 35 साल की पर्सनालिटी। पर सवाल ये है कि ये हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? Why should we care? What's fascinating here is कि हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, पर असल में हमारे ज्यादातर फैसले क्लाइमेट पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहा होता है। इसका हमारी जिंदगी पर प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस यानी बहुत गहरा असर है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले खाना। पंजाब में गेहूं क्यों उगता है और केरला में काली मिर्च और इलायची क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उसके लिए सूटेबल है। पंजाब की सर्दियाँ गेहूं के लिए अच्छी हैं और केरला की नमी और गर्मी मसालों के लिए। एग्जैक्टली। मतलब हमारी थाली में क्या होगा ये क्लाइमेट तय करता है। एग्जैक्टली। और सिर्फ थाली ही नहीं, देश की पूरी इकोनॉमी। एक खराब मॉनसून भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 1 से 2% नीचे ला सकता है। ओह। क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा खेती आज भी मॉनसून पर निर्भर है। जैसे ही मॉनसून की भविष्यवाणी खराब आती है, स्टॉक मार्केट हिल जाता है। हाँ, खाने पीने की चीजों में महंगाई बढ़ जाती है। बिल्कुल। और हर मिडिल क्लास परिवार का बजट बिगड़ जाता है। अब कपड़ों को देखिए, हम सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं और गर्मियों में सूती? ये क्लाइमेट ही तो है। और हमारे घर भी तो इसी से तय होते हैं। पहाड़ों पर जहां बर्फ पड़ती है, वहां घरों की छतें ढलान वाली होती हैं ताकि बर्फ फिसल कर नीचे गिर जाए, जमा ना हो। सही। जबकि राजस्थान जैसे गर्म और सूखे इलाकों में छतें सपाट और मोटी दीवारों वाले घर होते हैं ताकि वो ठंडे रहें। बिल्कुल। और ये सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं है। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। क्लाइमेट हमारी मेंटल अलर्टनेस और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्रभावित करता है। अच्छा, ये कैसे? ये कंट्रोवर्शियल लग सकता है, हाँ। पर टेम्परेट क्लाइमेट यानी जहां ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी, वहां के लोगों को ज्यादा एनर्जेटिक माना जाता है। जी। वहीं ज्यादा गर्म और उमस भरे मौसम में आलस और सुस्ती महसूस होना आम बात है। ये तो मैंने खुद महसूस किया है। दिल्ली की उमस भरी गर्मियों में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ। जबकि हल्की सर्दियों में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। किताब में हिस्ट्री का भी जिक्र है कि कैसे हवा की दिशा ट्रेडिंग रूट्स तय करती थी। Here's where it gets really interesting. हाँ, ये सिर्फ ट्रेडिंग रूट्स नहीं थे, ये कल्चर और नॉलेज के सुपर हाईवेज थे। सुपर हाईवेज। सोचिए, हजारों साल पहले जब मॉडर्न शिप्स नहीं थे, अरब व्यापारी मॉनसून विंड्स का इस्तेमाल करके भारत के केरल तट पर उतरते थे। वो मसालों का व्यापार करते थे और फिर वापसी की हवाओं के चलने का इंतजार करते थे। इसी आने जाने और महीनों के इंतजार में विचारों का, धर्म का और कल्चर का आदान प्रदान हुआ। बिना क्लाइमेट के इस प्रेडिक्टेबल रिदम के शायद दुनिया का इतिहास कुछ और होता। और आज की मॉडर्न लाइफ भी इससे बची नहीं है। हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें प्रकृति से ऊपर उठा दिया है, पर एक खराब मौसम हमारी फ्लाइट कैंसिल करा देता है। किसानों की लाखों की फसल बेमौसम बारिश या ओलों से एक रात में बर्बाद हो जाती है। किताब की एक लाइन मुझे बहुत सटीक लगी, किसान स्टिल एट द मर्सी ऑफ द क्लाइमेट एंड द वेदर है। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हेल्थ पर इसका सीधा असर देखिए। किताब बताती है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में डेथ रेट्स ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जर्म्स और बैक्टीरिया के फैलने के लिए आइडियल कंडीशंस बनाती हैं। ओह हाँ। हम हर साल देखते हैं कि मॉनसून के बाद दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस एकदम से बढ़ जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये सीधा सीधा मौसम से जुड़ा है। वहीं रेगिस्तान की सूखी और गर्म हवा में जर्म्स आसानी से नहीं पनपते। और ये तो हम सब मानते ही हैं कि कूल फ्रेश माउंटेन एयर इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ। बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में लोग पहाड़ों पर हवा पानी बदलने तो जाते थे। बिल्कुल। जब मौसम और जलवायु का हमारी जिंदगी पर इतना गहरा और सीधा असर है और मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल भी है, तो इंसान ने इससे निपटने के लिए क्या किया है? यहीं पर साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल आता है। दुनिया भर में वेदर ब्यूरोज या मीटरोलॉजिकल स्टेशंस का एक कह सकते हैं जाल बिछा हुआ है। ये स्टेशन जमीन पर, समुद्र में जहाजों पर और यहाँ तक कि हवा में गुब्बारों के जरिए लगातार एटमॉस्फेरिक डेटा इकट्ठा करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड।
और इसी डेटा से वेदर मैप्स और फोरकास्ट तैयार किए जाते हैं। एग्जैक्टली। प्रोफेशनल मीटेरोलॉजिस्ट तो है ही, पर किताब में लोकल ऑब्जर्वेशंस की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। जैसे मेरे दादा दादी आसमान में बादलों का रंग और आकार देखकर बता देते थे कि बारिश होने वाली है या नहीं। हाँ। या चींटियों का अपने अंडे लेकर ऊपर जाना भी बारिश का संकेत माना जाता है। हाँ। क्या इस पारंपरिक ज्ञान की आज कोई वैल्यू है? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसका जवाब है हाँ, बहुत वैल्यू है। अच्छा। वो पारंपरिक ज्ञान हजारों सालों के कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का नतीजा है। मॉडर्न साइंस उसे रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि उसे डेटा से सप्लीमेंट करता है। मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, आज का किसान सिर्फ आसमान की तरफ नहीं देखता, वो अपने फोन पर एग्रीकल्चरल बुलेटिन भी देखता है, जो उसे बताता है कि अगले कुछ दिनों में पाला, फ्रॉस्ट पड़ने की आशंका है या तेज हवाएं चल सकती हैं। सही है। ये आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक समझ का बेहतरीन संगम है। बिल्कुल। और ये जानकारी सिर्फ किसानों के लिए नहीं, समुद्र में मछुआरों को आने वाले तूफान की चेतावनी देकर उनकी जान बचाई जाती है। हाँ, एविएशन इंडस्ट्री तो पूरी तरह से वेदर फोरकास्ट पर निर्भर है। मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स तक सब कुछ इसी पर टिका है। एक क्रिकेट मैच भी तो वेदर फोरकास्ट देखकर ही शेड्यूल किया जाता है। और हम जैसे आम लोगों के लिए भी वीकेंड ट्रिप प्लान करनी हो या घर में किसी शादी की डेट फिक्स करनी हो, सबसे पहले हम वेदर फोरकास्ट ही तो चेक करते हैं। इसीलिए मौसम की सही जानकारी सिर्फ यूजफुल ही नहीं, बल्कि सोर्स के अनुसार ऑफन एसेंशियल है। ये हमारी सुरक्षा और प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी है। और ये सब हाईटेक प्रेडिक्शन शुरू कहाँ से होते हैं? उसी सिंपल से रेन गेज से, जिसका डायग्राम किताब फिग 96A में दिया गया है। अच्छा, वो फनल और बॉटल वाला? हाँ, एक फनल और एक मेजरिंग बॉटल। देखने में कितना बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब ऐसे लाखों गेजेस से दशकों तक एक ही तरीके से डेटा इकट्ठा होता है, तभी हम क्लाइमेट के लॉन्ग टर्म पैटर्न्स और बदलावों को समझ पाते हैं। मतलब इन्हीं सिंपल डेटा पॉइंट्स पर आज के सुपर कंप्यूटर्स के कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट मॉडल्स टिके। बिल्कुल। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर डेटा कलेक्शन ही सही नहीं होगा तो प्रेडिक्शन भी गलत होगा। तो वेदर के पल पल बदलते मिजाज से लेकर क्लाइमेट के हजारों साल पुराने व्यक्तित्व तक, आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि ये सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है। बिल्कुल। और ये हमें एक आईना भी दिखाता है कि अपनी सारी टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद हम इंसान आज भी प्रकृति की इन शक्तियों से कितने गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं और उन पर कितने निर्भर हैं। हर दिन हर पल। हर दिन हर पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मौसम और जलवायु यानी वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स पर बात करते हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि इन एलिमेंट्स को समझने के लिए कुछ चीजें हैं जिन्हें ऑब्जर्व और मेजर किया जाता है। बिल्कुल। और ये मेजरमेंट्स बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं, कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बस खिड़की से बाहर देखकर अंदाजा लगा लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब डेटा को इकट्ठा करके ही हम मौसम का मिजाज समझ पाते हैं और फिर क्लाइमेट के बड़े पैटर्न्स को देख पाते हैं। तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद हम सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, बारिश यानी रेनफॉल की। हाँ, बारिश। जब हम बारिश कहते हैं तो हमारे दिमाग में तो सिर्फ पानी की बूंदें आती हैं। सही है। लेकिन सोर्सेज के हिसाब से प्रेसिपिटेशन में और भी बहुत कुछ शामिल है। जी, जैसे बर्फ, मतलब स्नो, ओले, हेल और स्लीट भी, ये सब प्रेसिपिटेशन का ही हिस्सा है। और इन सब को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे रेन गेज कहते हैं। जी, ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका डिजाइन काफी सिंपल और इफेक्टिव है। कैसा होता है ये? सोचिए, एक तांबे का सिलेंडर है जिसके ऊपर एक कीप यानी फनल लगा होता है। अच्छा। उसका डायमीटर 5 या 8 इंच हो सकता है। ये फनल एक छोटे कंटेनर या कांच की बोतल में खुलता है। और यहाँ एक मजेदार डिटेल है, जो फनल का छेद नीचे बोतल की तरफ जाता है वो बहुत छोटा होता है। हाँ, और उसका एक बहुत जरूरी कारण है, इवेपोरेशन को कम से कम करना, है ना? ताकि जो भी बारिश इकट्ठा हो वो धूप से उड़ ना जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ताकि रीडिंग एकदम एक्यूरेट रहे। और इसकी प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी होगी, कहीं भी तो नहीं रख सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे जमीन से कम 1 फुट ऊपर रखा जाता है। और शायद खुली जगह में। हाँ, और आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग या ऊंचे पेड़ नहीं होने चाहिए, ताकि बारिश सीधे फनल में गिरे, किसी और चीज से रुककर नहीं। तो ठीक है, बारिश इकट्ठा हो गई, अब उसे मेजर कैसे करते हैं? तो फनल को हटाकर बॉटल में जो पानी जमा हुआ है उसे एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाला जाता है। अच्छा, जिस पर मार्किंग्स बनी होती हैं। जी,
और रीडिंग हमेशा आई लेवल पे ली जाती है ताकि कोई एरर ना हो। जैसे स्कूल में केमिस्ट्री लैब में करते थे। बिल्कुल वैसे ही। एक्यूरेसी 0.01 इंच तक होती है और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए एक स्पेशल टेपर मेजर इस्तेमाल होता है जो नीचे से पतला होता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे 0.005 इंच तक की एक्यूरेसी मिल जाती है। बहुत कम बारिश भी नप जाती है। हम अक्सर सुनते हैं 1 इंच बारिश। इसका मतलब क्या होता है? ये सुनने में बहुत आता है। हाँ, ये टर्म बहुत कॉमन है। इसका मतलब है इतना पानी जो जमीन को 1 इंच की गहराई तक ढक दें। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं, है ना? जी, बशर्ते वो पानी न तो भाप बने, न बहे और न ही जमीन में सोख लिया जाए। और मौसम विभाग के लिए कुछ खास टर्म्स भी हैं। रेन डे का मतलब क्या है? रेन डे का मतलब है 24 घंटे में कम से कम 0.01 इंच बारिश। मतलब बहुत हल्की बूंदाबांदी भी काउंट होती है। हाँ, और अगर ये 0.04 इंच से ज्यादा हो तो उसे वेट डे माना जाता है। ये तो हुई मैदानी इलाकों की बात। बर्फीले इलाकों का क्या? वहां तो पानी नहीं गिरता, बर्फ को कैसे मापते हैं? वहाँ तरीका थोड़ा अलग है। फनल को गर्म करके जमा हुई बर्फ को सावधानी से पिघलाया जाता है। और फिर उस पानी को माप लेते हैं। जी, और एक सामान्य अनुमान ये है कि 10 से 12 इंच मोटी बर्फ की परत पिघलने पर लगभग 1 इंच पानी के बराबर होती है। तो ये तो हुई रोज की बात, लेकिन क्लाइमेट के लिए तो लंबे समय का डेटा चाहिए होता है। सही। रोज की रेनफॉल को जोड़कर महीने की टोटल रेनफॉल निकाली जाती है। और फिर करीब 35 साल के एनुअल रेनफॉल डेटा का एवरेज निकालकर मीन एनुअल रेनफॉल पता किया जाता है। अच्छा, तो इसी से किसी जगह का क्लाइमेट पैटर्न समझ आता है। बिल्कुल। और इस डेटा को मैप्स पर कैसे दिखाते हैं? मैंने देखे हैं वो नक्शे। उसके लिए आइसोहाइट नाम की लाइन बनाई जाती है। ये उन सभी जगहों को जोड़ती है जहां मीन एनुअल रेनफॉल एक जैसा होता है। इसके अलावा डेटा को ग्राफिकली भी दिखाते हैं। हाँ, जैसे हिस्टोग्राम, जिसमें हर महीने के लिए रेनफॉल का एक कॉलम होता है। इससे पता चलता है कि किस महीने में ज्यादा बारिश होती है। या फिर वो डिस्पर्सल डायग्राम, जिसमें कई सालों का डेटा डॉट्स के रूप में दिखाया जाता है। जी, उससे सूखे और ज्यादा बारिश वाला साल एक नजर में दिख जाते हैं। चलिए अब दूसरे एलिमेंट पर आते हैं, प्रेशर यानी दबाव। ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, पर हवा का अपना वजन होता है और यही वजन पृथ्वी की सतह पर दबाव डालता है। तो ये फोर्स हर जगह हर समय मौजूद है। बिल्कुल। इसे मापने वाले इंस्ट्रूमेंट को बैरोमीटर कहते हैं, जिसे गैलीलियो और उनके असिस्टेंट टॉर्रिचेली ने 1643 में बनाया था। सबसे कॉमन है मर्क्यूरी बैरोमीटर। इसकी बनावट कैसी होती है? ये एक लंबी कांच की ट्यूब होती है जो ऊपर से बंद और नीचे से खुली होती है। और इसका निचला सिरा? इसका निचला सिरा पारे यानी मर्क्यूरी से भरे एक कटोरे में उल्टा रखा होता है। कटोरे में पारे की सतह पर जो हवा का दबाव पड़ता है वो ट्यूब के अंदर पारे के कॉलम को बैलेंस करता है। लेकिन पारा ही क्यों, पानी क्यों नहीं? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पारा सबसे भारी लिक्विड है जो हमें पता है। अगर पानी इस्तेमाल किया जाता तो सामान्य एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ट्यूब की लंबाई 34 फीट होती। सोचिए कितना इम्प्रैक्टिकल होता। 3 मंजिला इमारत जितना लंबा बैरोमीटर। बिल्कुल सही कहा। सी लेवल पर पारे का ये कॉलम 29.9 इंच या 760 ऊंचा होता है। और अगर दबाव बढ़ता है तो? अगर दबाव बढ़ता है तो कॉलम लगभग 31 इंच तक चला जाता है, मतलब हाई प्रेशर। और अगर दबाव घटता है तो? ये 28 इंच तक गिर जाता है, लो प्रेशर। बिल्कुल। आजकल हम मिली बार यानी MB ये यूनिट ज्यादा सुनते हैं। जी, 1914 में से अपनाया गया था। सामान्य एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1013 मिलीबार्स के बराबर होता है। और मैप्स पर एक जैसे प्रेशर वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबार्स कहते हैं। बिल्कुल। साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के बनने में प्रेशर चेंजेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो क्या ये प्रेशर रीडिंग सिर्फ मौसम पर डिपेंड करती है या और भी फैक्टर्स हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सिर्फ मौसम नहीं, 3 और मुख्य चीजें हैं जो रीडिंग को प्रभावित करती हैं। कौन कौन से? एक तो है ऊंचाई, मतलब एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा कम होती जाती है, इसलिए उसका वजन और दबाव भी कम हो जाता है। कितना कम होता है? करीब 3.5 मील की ऊंचाई पर प्रेशर आधा रह जाता है। अच्छा, और दूसरा फैक्टर? दूसरा है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। पृथ्वी पर अलग अलग लैटिट्यूड्स पर गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा अलग होता है, जिसका असर भी बैरोमीटर पर पड़ता है। और तीसरा? तीसरा है तापमान, टेम्परेचर।
पारा खुद गर्मी से फैलता है, इसलिए प्रोफेशनल काम के लिए इन सभी फैक्टर्स के लिए करेक्शंस करने पड़ते हैं। मर्क्यूरी बैरोमीटर तो काफी नाजुक और बड़ा लगता है। क्या कोई पोर्टेबल ऑप्शन भी है? हाँ, इसके लिए एनोरॉइड बैरोमीटर है। ये ज्यादा पोर्टेबल है, हालांकि थोड़ा कम एक्यूरेट होता है। इसमें पारा नहीं होता? नहीं, इसमें एक छोटा मेटल का बॉक्स होता है जिसमें से ज्यादातर हवा निकाल दी जाती है, जिससे लगभग वैक्यूम बन जाता है। और ये काम कैसे करता है? बाहर के प्रेशर में बदलाव होने पर बॉक्स का ढक्कन अंदर या बाहर होता है, जिससे एक सुई घूमती है और डायल पर रीडिंग दिखाती है। अच्छा, तो हवाई जहाज में भी कुछ ऐसा ही होता होगा? बिल्कुल। एरोप्लेन्स में इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल होता है जिसे एल्टीमीटर कहते हैं। वो कैसे? क्योंकि ऊंचाई के साथ प्रेशर एक निश्चित दर से कम होता है, मतलब हर 900 फीट पर लगभग 1 इंच, तो एल्टीमीटर दबाव को सीधे ऊंचाई में फीट में बदल कर दिखाता है। अरे वाह, इससे पायलट को प्लेन की ऊंचाई पता चलती है। जी बिल्कुल। और अगर प्रेशर का कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रखना हो तो? उसके लिए एक सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे बैरोग्राम कहते हैं। वो समय के साथ प्रेशर में होने वाले बदलावों का एक ग्राफ बनाता रहता है। तो आज हमने मौसम के दो बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट्स को समझा। बारिश, जिसे रेन गेट से मापते हैं, और वायुमंडलीय दबाव, जिसे बैरोमीटर से मापते हैं। और ये देखना कितना फैसिनेटिंग है कि कैसे इन सरल मापों को जब बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक इकट्ठा किया जाता है तो ये हमारे मौसम के पूर्वानुमान और जलवायु की गहरी समझ का आधार बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम तापमान पर चर्चा करेंगे। तो तापमान या टेम्परेचर, आज के अखबार में लिखा था कि शहर का तापमान 42 डिग्री रहेगा। ये एक सीधा साधा नंबर लगता है ना? बिल्कुल, बस एक नंबर। पर इसके पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। आज हम जासूस की तरह काम करेंगे और इस एक नंबर की तह तक जाएंगे। मतलब ये कहाँ पैदा हुआ, इसे कैसे पकड़ा गया और नक्शे पर इसका असली मतलब क्या है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम सब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से तो वाकिफ हैं और ये भी जानते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली भीषण गर्मी है। पर असली सवाल वो नहीं है। सही। असली सवाल ये है कि वो 40 डिग्री सेल्सियस आखिर नापा कहाँ और कैसे गया। चलिए इसकी परतें खोलकर देखते हैं। बिल्कुल सही सवाल उठाया, क्योंकि अगर आप अपनी छत पर रखी पानी की टंकी का तापमान लेंगी तो वो शायद 60 डिग्री होगा। हाँ, या धूप में खड़ी गाड़ी की सीट का तापमान तो 70 डिग्री भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो फिर ये 42 डिग्री कौन सा तापमान है? यहीं पर मौसम विज्ञान का सबसे पहला और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, शेड टेम्परेचर बनाम टेम्परेचर इन द सन। अच्छा, तो जो मेरी गाड़ी की सीट का तापमान है वो हुआ टेम्परेचर इन द सन। हाँ, वो सूरज की सीधी गर्मी को नाप रहा है, जिसे हम तकनीकी भाषा में कहते हैं डायरेक्ट इंसुलेशन। इंसुलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये वो पूरी ऊर्जा है जो सूरज से धरती की सतह तक पहुंचती है। ओके। जब ये किसी चीज पर पड़ती है तो उसे बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, लेकिन ये हवा का असली तापमान नहीं बताती। मौसम विज्ञान के लिए जो तापमान मायने रखता है वो है शेड टेम्परेचर, यानी छांव में हवा का तापमान जो सीधी धूप से प्रभावित ना हो। बिल्कुल समझ गई। मतलब हमें हवा को नापना है, उस जमीन या चीज को नहीं जिसे सूरज सीधे सीधे गर्म कर रहा है। लेकिन हमारे सोर्सेज में दो और तरह के तापमान का भी जिक्र है, अर्थ टेम्परेचर और ग्रास टेम्परेचर। ये किस लिए होते हैं? ये बहुत ही खास कामों के लिए हैं और बेहद जरूरी हैं। अर्थ टेम्परेचर या जमीन का तापमान, जैसा कि नाम से जाहिर है, जमीन के अंदर का तापमान नापता है। जमीन के अंदर? हाँ, इसके लिए थर्मामीटर को खास केसिंग में डालकर जमीन में अलग अलग गहराई पर, जैसे 1 फुट या 4 फुट नीचे गाड़ दिया जाता है। और इसकी जरूरत किसे पड़ती होगी? किसानों को? किसानों को। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये बहुत अहम है। हर बीज को अंकुरित होने के लिए जमीन में एक खास तापमान चाहिए। सही बात है। अगर जमीन बहुत ज्यादा ठंडी है तो बीज सड़ जाएगा, अगर बहुत गर्म है तो भी वो पनप नहीं पाएगा। तो किसान अर्थ टेम्परेचर देखकर ही बुआई का सही समय तय करते हैं। और ग्रास टेम्परेचर, ये तो और भी स्पेसिफिक लग रहा है। हाँ, और ये अक्सर जान बचाने वाला साबित होता है पौधों की। अच्छा। ये थर्मोमीटर जमीन की सतह पर घास के ठीक ऊपर का तापमान नापता है। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कई बार हवा का तापमान मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस है, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। लेकिन जमीन की सतह रात में तेजी से गर्मी खोती है और उसका तापमान 0 डिग्री या उससे भी नीचे चला जाता है। और फिर पाला पड़ जाता है। बिल्कुल, फ्रॉस्ट। और ये पाला हिमाचल के सेब के बागानों
असम के चाय के बागानों या पंजाब में आलू की फसल को। हाँ, बिल्कुल। एक ही रात में बर्बाद कर सकता है। मुझे याद है एक किसान की कहानी जो सिर्फ ग्रास टेम्परेचर के अनुमान के आधार पर रात में अपने खेतों में धुआं करता था, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। या हल्की सिंचाई कर देता था ताकि जमीन की गर्मी बनी रहे और उसकी लाखों की फसल बच जाए। तो ये नंबर सिर्फ डेटा नहीं है, ये लोगों की रोजी रोटी है। तो अब अगर हमें हवा का वो सबसे ऑथेंटिक शेड टेम्परेचर चाहिए, तो जाहिर है उसे ऐसे किसी पेड़ की छांव में तो नहीं लटका देते होंगे। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड तरीका तो होता होगा। होता है, और वो तरीका पिछले 150 सालों से ज्यादा नहीं बदला है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड मीटियोरोलॉजिकल शेल्टर का इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं स्टीवनसन स्क्रीन। स्टीवनसन स्क्रीन? हाँ, ये थर्मामीटरों के लिए एक वीआईपी बॉक्स जैसा है, एक सुरक्षित घर जो दुनिया भर में मौसम स्टेशनों पर एक ही मानक पर इस्तेमाल होता है। एक मिनट, स्टीवनसन स्क्रीन, ये तो लकड़ी का बना होता है, जैसा हमारे सोर्स के डायग्राम में दिख रहा है। हाँ, क्या ये 19वीं सदी का डिजाइन नहीं है? आज के डिजिटल युग में जब हमारे पास सैटेलाइट्स हैं और लेजर हैं, हम अब भी एक लकड़ी के बक्से पर क्यों निर्भर हैं? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब मौसम विज्ञान के दिल में वसा है। कंसिस्टेंसी मतलब? एकरूपता। हाँ, हमें 100-150 साल पहले के तापमान की तुलना आज के तापमान से करनी है ताकि क्लाइमेट चेंज को समझ सकें। सही। अगर हम हर 10 साल में नापने का तरीका बदल देंगे तो हमारा डेटा बेकार हो जाएगा, वो तुलना करने लायक ही नहीं रहेगा। इसलिए ये लकड़ी का बक्सा आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है। अरे वाह! इसकी बनावट में हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण है। अच्छा, तो बताइए इस वीआईपी बॉक्स की खासियतें क्या हैं? सबसे पहले, जैसा आपने कहा, ये लकड़ी का बना है और इसे हमेशा सफेद रंग से पेंट किया जाता है। सफेद रंग, ताकि वो गर्मी को रिफ्लेक्ट कर दे? बिल्कुल, अब्जॉर्ब नहीं करता। दूसरा, इसे जमीन से करीब 4 फीट ऊपर खंभों पर रखा जाता है ताकि जमीन से निकलने वाली गर्मी का इस पर असर ना हो। इसकी छत भी डबल लेयर्ड होती है, जिसके बीच में हवा की जगह होती है ताकि छत सीधी धूप से तपकर अंदर का तापमान न बढ़ा दे। और इसकी दीवारें, वो तो ठोस नहीं दिख रही, जाली जैसी हैं। हाँ, वो इसका सबसे जरूरी हिस्सा है। उन दीवारों को लूवर्ड कहते हैं, जैसे हमारे घरों की पुरानी खिड़कियों पर तिरछी पट्टियां होती हैं। अच्छा, वेनिशियन ब्लाइंड्स जैसे। हाँ, कुछ वैसा ही। इनसे हवा तो आसानी से अंदर बाहर आ जा सकती है, जिससे अंदर का तापमान बाहर की हवा जैसा ही रहे। लेकिन धूप अंदर नहीं आती? धूप की सीधी किरणें या बारिश की बौछार अंदर रखे इंस्ट्रूमेंट्स पर कभी नहीं पड़ती। यहां तक कि इसका फर्श भी लूवर्ड होता है। ये एक परफेक्ट डिजाइन है जो सिर्फ और सिर्फ हवा को अंदर आने देता है। वाह, मतलब पूरा साइंटिफिक इंतजाम है कि थर्मोमीटर को सिर्फ आसपास की हवा महसूस हो, उसे धूप, बारिश, जमीन की गर्मी, किसी चीज से कोई मतलब ना रहे। सही। और इसी स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से हम दिल्ली, लंदन और न्यूयॉर्क के तापमान की तुलना भरोसे के साथ कर सकते हैं। एकदम सही। अब बात करते हैं कि इस वीआईपी बॉक्स के अंदर होता क्या है। इसके अंदर रखे होते हैं 2 सबसे जरूरी थर्मोमीटर, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम और मिनिमम? ये 24 घंटे के दौरान के सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान को रिकॉर्ड करते हैं। और ये हमारे घर वाले बुखार के थर्मोमीटर से अलग होते होंगे। सोर्स के डायग्राम में तो ये काफी अलग दिख रहे हैं। हाँ, ये बहुत इंजीनियस डिवाइस हैं। पहले बात करते हैं मैक्सिमम थर्मोमीटर की। ठीक है। इसमें पारा होता है। जब तापमान बढ़ता है तो पारा फैलता है और अपने आगे एक छोटे से मेटल इंडिकेटर को धकेलता जाता है। अच्छा। लेकिन जब तापमान गिरने लगता है तो पारा तो सिकुड़कर वापस चला जाता है, पर वो मेटल इंडिकेटर वहीं अपनी जगह पर अटका रह जाता है, दिन की सबसे ऊंची रीडिंग पर। मतलब ये एक वन वे गेट की तरह है, आगे तो जा सकता है पर बिना रीसेट किए वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल सही पकड़ा। और फिर आता है मिनिमम थर्मोमीटर। इसमें पारा नहीं, अल्कोहल होता है। अल्कोहल क्यों? क्योंकि अल्कोहल पारे से भी कम तापमान पर जमता है, तो बहुत ठंडी जगहों के लिए ये बेहतर है। तो जब तापमान गिरता है, अल्कोहल सिकुड़ता है और अपनी सरफेस टेंशन की वजह से अपने साथ एक छोटे से इंडिकेटर को बल्ब की तरफ खींचता है। जब तापमान वापस बढ़ता है तो अल्कोहल तो फैलकर इंडिकेटर के पार निकल जाता है, लेकिन वो इंडिकेटर दिन की सबसे निचली रीडिंग पर ही छूट जाता है। कमाल है। तो एक ऊपर की लिमिट पकड़ता है और दूसरा नीचे की। मुझे याद है मेरे दादाजी के पास एक ऐसा ही मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर था उनके किचन गार्डन के लिए। अरे वाह। वो रोज सुबह उसे बड़े ध्यान से रीसेट करते थे जैसे कोई रस्म हो। तब मुझे समझ नहीं आता था, पर अब पता चल रहा है कि वो अपने टमाटर और मिर्च के पौधों के लिए कितना जरूरी डेटा इकट्ठा कर रहे थे। बहुत अच्छा उदाहरण है। उन्हें रोज पता होता था कि रात कितनी ठंडी थी और दिन कितना गर्म रहा। बिल्कुल।
और उन्हें रोज रीसेट करना ही पड़ता है। मैक्सिमम थर्मोमीटर को अक्सर जोर से झटक कर या एक छोटे चुंबक से इंडिकेटर को वापस पारे की सतह तक लाया जाता है। और मिनिमम वाला? मिनिमम थर्मोमीटर को बस थोड़ा झुकाने से ही इंडिकेटर फिसलकर अल्कोहल की सतह तक पहुंच जाता है। तो ठीक है, अब हमारे पास दिन के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए, एक हाई और एक लो। ये तो किसी कहानी के सिर्फ पहले और आखिरी पन्ने की तरह है। असली मजा तो बीच में है। इन दोनों नंबरों से हम और क्या-क्या कहानियां निकाल सकते हैं? इससे हम कुछ बहुत जरूरी चीजें कैलकुलेट करते हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट यानी जलवायु के चरित्र को समझने में मदद करती हैं। जैसे? सबसे आसान है मीन डेली टेम्परेचर यानी औसत दैनिक तापमान। बस मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। अच्छा, जैसे अगर दिन का हाई 40 डिग्री सेल्सियस था और लो 26 डिग्री सेल्सियस था, तो औसत तापमान हो गया 40 + 26/2 = 33 डिग्री सेल्सियस। सही। लेकिन जो ज्यादा दिलचस्प है वो है डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। डायगोनल रेंज, ये दैनिक तापांतर हुआ, मतलब दिन और रात के तापमान का अंतर। बिल्कुल। हमारे उदाहरण में ये 40 - 26 = 14 डिग्री सेल्सियस है। ये नंबर बताता है कि एक ही दिन में मौसम कितना बदलता है। अब सोचिए आप जैसलमेर में हैं। दिन में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, रेत चल रही है, लेकिन रात होते ही रेत अपनी सारी गर्मी खो देती है और तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो यहाँ डायगोनल रेंज 30 डिग्री का हुआ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। वही आप मुंबई में दिन में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है और रात में 28 डिग्री सेल्सियस। डायगोनल रेंज सिर्फ 60 डिग्री का है। और इसका हमारी जिंदगी पे सीधा असर पड़ता है। दिल्ली में रहने वाले जानते हैं कि अक्टूबर में दिन में टी-शर्ट में पसीना आता है और रात में वही टी-शर्ट पहनकर बाहर निकलो तो कमकमी छूट जाती है। हाँ, क्योंकि वहां डायगोनल रेंज ज्यादा है, जबकि मुंबई में आप लगभग एक ही जैसे कपड़े 24 घंटे पहन सकते हैं। एकदम सटीक। समुद्र के पास हवा में नमी होती है जो एक कंबल की तरह काम करती है। अच्छा? वो दिन में गर्मी को सोख लेती है और रात में उसे धीरे धीरे छोड़ती है, इसलिए तापमान ज्यादा नहीं बदलता। रेगिस्तान में हवा सूखी होती है, कोई कंबल नहीं होता, तो जमीन दिन में जल्दी गर्म और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये डायगोनल रेंज ही तय करता है कि आपको सुबह सुबह जैकेट चाहिए या नहीं, भले ही दोपहर कितनी भी गर्म क्यों ना हो। सही। और एक एनुअल रेंज भी तो होता है। हाँ, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी वार्षिक तापांतर। ये किसी जगह के पूरे साल का मिजाज बताता है। अच्छा। इसके लिए हम साल के सबसे गर्म महीने जैसे उत्तरी भारत में जून और सबसे ठंडे महीने जनवरी का औसत तापमान लेते हैं और उनका अंतर निकालते हैं। ये हमें बताता है कि किसी शहर का कैरेक्टर कैसा है, दिल्ली जैसा एक्सट्रीम या मुंबई जैसा मॉडरेट। उदाहरण के लिए दिल्ली में जून का औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास और जनवरी का 13 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो एनुअल रेंज हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कड़ाके की सर्दी और झुलसाने वाली गर्मी। सही। वहीं चेन्नई में जो समुद्र के किनारे हैं, सबसे गर्म महीने का औसत 33 डिग्री सेंटीग्रेड और सबसे ठंडे का 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एनुअल रेंज सिर्फ 8 डिग्री का है। सिर्फ 8 डिग्री। वहां के लोगों को असल में पता ही नहीं होता कि कड़ाके की सर्दी होती क्या है। सही कहा। ये एनुअल रेंज तय करता है कि किसी जगह का आर्किटेक्चर कैसा होगा, लोग कैसे कपड़े खरीदेंगे और टूरिस्ट वहां किस मौसम में जाना पसंद करेंगे। हम अक्सर टीवी पर या न्यूज़पेपर में मौसम के नक्शे देखते हैं, जिन पर भारत के ऊपर अलग अलग रंगों की पट्टियां और कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनी होती हैं। ये तापमान को कैसे दिखाती हैं? इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन नक्शों पर जो रेखाएं होती हैं, उन्हें आइसोथर्म्स कहते हैं। आइसोथर्म्स? आइसो का मतलब होता है समान और थर्म का मतलब तापमान। तो आइसोथर्म वो काल्पनिक रेखा है जो नक्शे पर समान तापमान वाली सभी जगहों को जोड़ती है। पर रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी। शिमला का तापमान तो दिल्ली से हमेशा कम होगा क्योंकि वो 7000 फीट की ऊंचाई पर है। तो क्या हम इन दोनों की तुलना सीधे सीधे एक ही आइसोथर्म पर कर सकते हैं? ये तो सेब और संतरे की तुलना करने जैसा हो गया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे मौसम वैज्ञानिकों को हल करना पड़ता है। लेकिन ये तो फिर डेटा के साथ छेड़छाड़ करने जैसा नहीं हुआ? अगर आप शिमला का असली तापमान मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस को बदलकर कुछ और दिखा रहे हैं, तो क्या इससे आम इंसान को कंफ्यूजन नहीं होगा? आपका संदेह जायज है, लेकिन इसे छेड़छाड़ नहीं, एडजस्टमेंट या स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। अच्छा। सोचिए, अगर हम ऐसा ना करें तो हर पहाड़ और हर घाटी का अपना अलग आइसोथर्म बन जाएगा
और नक्शा मकड़ी के जाले जैसा दिखेगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। सही बात है। एक ग्लोबल पैटर्न देखने के लिए हमें ऊंचाई के असर को हटाना पड़ता है। तो ये करते कैसे हैं? इसका एक स्टैंडर्ड रेट है। हम जानते हैं कि औसतन हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ओके। तो वैज्ञानिक ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर शिमला समुद्र तल मतलब सी लेवल पर होता तो वहां का तापमान कितना होता। इसके लिए वो शिमला के एक्चुअल तापमान में उसकी ऊंचाई के हिसाब से तापमान जोड़ देते हैं। ओहो। फिर उस कैलकुलेटेड एडजस्टेड तापमान को नक्शे पर दिखाया जाता है और आइसोथर्म्स खींचे जाते हैं। तो फिर इन सब का असली मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि अगर मौसम के नक्शे पर एक आइसोथर्म दिखा रहा है कि दिल्ली और शिमला दोनों 25 डिग्री सेल्सियस की लाइन पर है, हाँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों जगह असल में 25 डिग्री सेल्सियस है। उसका मतलब ये है कि सी लेवल पर एडजस्ट करने के बाद दोनों का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। बिल्कुल। ये तो एक आहा मोमेंट है। ये असल में एक स्टैंडर्डाइज्ड तापमान है ताकि दुनिया भर की जगहों की तुलना निष्पक्ष फेयरली तरीके से की जा सके। हाँ, और तापमान के असली ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा जा सके। ये नक्शे को पढ़ने और समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इसके बिना हम दुनिया के तापमान पैटर्न, हवा के दबाव और हवाओं के चलने की दिशा को सही से समझ ही नहीं सकते। तो ये थी तापमान को नापने और समझने के पीछे की पूरी कहानी। एक साधारण से दिखने वाले 42 डिग्री के नंबर से शुरू होकर हमने थर्मामीटर के प्रकार, स्टीवनसन स्क्रीन जैसे वीआईपी घर और फिर उस डेटा से डायर्नल और एनुअल रेंज जैसी कहानियां निकाली और आखिर में आइसोथर्म्स वाले जटिल नक्शों तक पहुंचे। लेकिन तापमान की कहानी हवा में मौजूद एक और किरदार के बिना अधूरी है, जो मौसम के पूरे मिजाज को बदल देता है। अच्छा। वो मौसम को बहुत इंटरेस्टिंग और कभी-कभी बहुत अनकंफर्टेबल बनाता है, और वो है नमी, यानी ह्यूमिडिटी। हाँ, ये तो है। क्योंकि 40 डिग्री की सूखी गर्मी जो जैसलमेर में होती है और 40 डिग्री की चिपचिपी गर्मी जो अगस्त में दिल्ली या कोलकाता में होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम हवाओं यानी विंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल। एक ऐसी चीज जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हाँ, सोर्स भी यहीं से शुरू होता है। हवा मतलब एयर इन मोशन, और इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो स्पीड और दूसरी डायरेक्शन। हाँ, मतलब बारिश या बर्फ की तरह नहीं है कि आप उसे देख सकें। ये तो बस झोंके हैं, भंवर हैं। तो सवाल ये है कि इसे नापते कैसे हैं? ये तो अदृश्य है। इसी के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पारंपरिक उपकरण है। और सबसे पहले जाहिर है दिशा की बात हुई। तो दिशा के लिए सोर्स में एक विंड वेन या वेदरकॉक का जिक्र है। ये वही है जो हम पुरानी फिल्मों में घरों की छतों पर घूमता हुआ देखते हैं। अक्सर एक मुर्गे के आकार का होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है, जैसा कि सोर्स की चित्र 105 में दिखाया भी है। इसके दो मेन हिस्से होते हैं। अच्छा। एक तो ऊपर तीर या वेन जो हवा के साथ घूमने के लिए एकदम आजाद होता है, और दूसरा हिस्सा स्टेशनरी होता है जिस पर 4 कंपास डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बनी होती हैं। ओके, तो तीर जिस दिशा से हवा आ रही है उस तरफ पॉइंट करता है। और यहीं पर सोर्स में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है जो मुझे लगता है काफी लोगों को कंफ्यूज करती होगी। कौन से? कि हवाओं का नाम हमेशा उस दिशा पर रखा जाता है जहां से वे बहती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब अगर ईस्ट विंड है तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? है, पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण कन्वेंशन है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, हवा का नाम उसके जन्म स्थान, उसके ओरिजिन पर रखा जाता है, उसके मंजिल पर नहीं। अरे वाह, हवा का जन्म स्थान, ये बढ़िया तरीका है याद रखने का। तो साउथ वेस्ट मॉनसून मतलब हवा साउथ वेस्ट से आ रही है। एग्जैक्टली, वो वहां के महासागरों से नमी लेकर भारत की तरफ आ रही है। ये उसकी ओरिजिन स्टोरी है। क्या बात है। लेकिन सोर्स में एक चेतावनी भी है। वो कहते हैं कि चर्च या पुरानी इमारतों पर लगे ज्यादातर वेदर कॉक सही दिशा नहीं बताते। ऐसा क्यों? हाँ, इसकी वजह है उनका प्लेसमेंट। हवा की सही दिशा जानने के लिए जरूरी है कि इंस्ट्रूमेंट किसी खुली जगह पर हो। अच्छा। पर अक्सर ये वेदरकॉक या तो बहुत नीचे लगे होते हैं या उनके आसपास बड़ी इमारतें या घने पेड़ होते हैं। ये सब हवा का रास्ता रोकते हैं। ओ, तो एक विंड शैडो जैसा बन जाता होगा। जैसे रोशनी के रास्ते में कुछ आ जाए तो परछाई बनती है। एकदम सही एनालॉजी है। वैसे ही हवा के रास्ते में रुकावट आने से एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां हवा या तो शांत होती है या उसकी दिशा बदल जाती है। बिल्कुल।
तो उस वेदरकॉक को तो अपने आसपास की बदली हुई मतलब एक तरह से नकली हवा की दिशा ही मिलेगी, असली वाली नहीं। तो फिर सबसे भरोसेमंद तरीका क्या है? रोजमर्रा का ऑब्जर्वेशन, जैसे किसी खुली जगह पर चिमनी से निकलता धुआं किस तरफ जा रहा है, स्मोक ड्रिफ्ट, या झंडा किस दिशा में लहरा रहा है। अच्छा। सोर्स ने और बड़ा देसी तरीका बताया गया है। एक ऊंचे खंबे पर एक पूंछ वाला कपड़ा बांध दिया जाए, वो हवा में स्वतंत्र रूप से दिशा बताता है। जैसे एयरपोर्ट पर विंड सॉक लगा होता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो दिशा का मामला तो समझ आ गया, लेकिन हवा कितनी तेज है, उसकी स्पीड, उसकी ताकत, वो कैसे पता चलती है? इसके लिए सोर्स में एनेमोमीटर का जिक्र है। हाँ, चित्र 106 में इसका एक सरल स्केच भी है। इसमें एक वर्टिकल स्पिंडल पर 3 या 4 सेमी सर्कुलर कप्स लगे होते हैं। ओके, अब इसके पीछे की फिजिक्स बड़ी मजेदार है। जब हवा चलती है तो कप के खोखले यानी कॉन्केव हिस्से पर हवा एक तरह से इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, वहां दबाव बढ़ जाता होगा। बिल्कुल। और कप के गोल कॉन्वेक्स हिस्से से हवा फिसल कर निकल जाती है, तो वहां दबाव कम रहता है। मतलब एक तरफ से धक्का ज्यादा और दूसरी तरफ से कम। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो घूमने लगते हैं। हाँ, और जितनी तेजी से वो घूमेंगे उतनी ही तेज हवा होगी। ये स्पीड एक इलेक्ट्रिक डायल पर मील प्रति घंटा में दर्ज हो जाती है। लेकिन सोर्स में ये भी लिखा है कि ये रिकॉर्डिंग पूरी तरह सटीक, एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होती। सही कहा। और इसकी वजह है मोमेंटम। मोमेंटम? हाँ, हवा के कम होने के बाद भी कप अपनी गति के कारण कुछ देर तक घूमते रहते हैं। जैसे बचपन में हम वो कागज की फिरकी घुमाते थे। हाँ हाँ, याद है। फूंक मारने के बाद भी वो थोड़ी देर घूमती रहती थी, बस वैसा ही कुछ। सही बात है। तो इसका मतलब अगर हवा का एक तेज झोंका आया और फिर हवा धीमी हो गई, तो एनीमोमीटर थोड़ी देर तक असल से ज्यादा तेज स्पीड दिखाता रहेगा। एग्जैक्टली। अब सामान्य मौसम की जानकारी के लिए ये छोटी सी इनएक्यूरेसी ज्यादा मायने नहीं रखती। पर विंड एनर्जी जैसे फील्ड्स में तो बहुत फर्क पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। वहां तो एक एक मील प्रति घंटे की गति का हिसाब होता है। तो एनीमोमीटर तो हो गया वैज्ञानिक तरीका। बिल्कुल। लेकिन मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि विज्ञान के आने से पहले लोग मौसम का अंदाजा कैसे लगाते थे। बिल्कुल। मतलब एक आम नाविक या किसान सिर्फ अपनी आंखों से देखकर हवा की ताकत को कैसे समझता होगा? इसी सवाल का जवाब है सोर्स का सबसे दिलचस्प हिस्सा, ब्यूफोर्ट विंड स्केल। ब्यूफोर्ट विंड स्केल। हाँ, इसे 1805 में एडमिरल ब्यूफोर्ट ने बनाया था। ये पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिर्फ आपकी आंखें और आपका अनुभव। अरे वाह, ये तो मजेदार लग रहा है। चलिए इस स्केल को थोड़ा समझते हैं। तो स्केल 0 है काम यानी शांत। स्पीड 1 मील प्रति घंटे से कम। और इसका असर, धुआं सीधा ऊपर उठता है, स्मोक राइजेस वर्टिकली। जैसे सुबह सुबह पार्क में किसी अगरबत्ती का धुआं एकदम सीधी लकीर में ऊपर जाता है। बिल्कुल। या झील का पानी एकदम शीशे जैसा शांत। अब आते हैं स्केल 1 और 2 पर, लाइट एयर और स्लाइट ब्रीज। हवा की गति 1 से 7 मील प्रति घंटा। इसमें क्या होता है? चेहरे पे हवा महसूस होती है, पत्ते सरसराते हैं और वो जो विंड वेन है वो अब हिलना शुरू कर देता है। ठीक है। अब आते हैं स्केल 3 और 4 पर, जेंटल ब्रीज और मॉडरेट ब्रीज। 8 से 18 मील प्रति घंटा। हाँ, अब हवा में थोड़ी शरारत आ जाती है, हल्के झंडे लहराने लगते हैं, पत्ते और टहनियां लगातार हिलती हैं और जमीन से धूल और कागज उड़ने लगते हैं। मतलब पतंग उड़ाने के लिए ये मौसम एकदम परफेक्ट है। या बाहर सड़क पर किसी के जरूरी कागज उड़ गए तो समझो हवा मॉडरेट ब्रीज वाली है। बिल्कुल। कॉलेज में एग्जाम के टाइम दोस्त के नोट्स की फोटोकॉपी उड़ जाए तो यू कैन ब्लेम द मॉडरेट ब्रीज। हाँ हाँ, सही है। अच्छा, अब आगे है स्केल 5 और 6, फ्रेश ब्रीज और स्ट्रॉन्ग ब्रीज, 19 से 31 मील प्रति घंटा। अब मामला थोड़ा सीरियस हो रहा है। हाँ, इसमें छोटे पेड़ हिलना शुरू कर देते हैं और पानी पर लहरें बनने लगती हैं। और सबसे खास, सोर्स कहता है कि टेलीग्राफ के तारों से सीटी बजने जैसी तेज आवाज आती है। अरे हाँ, बालकनी में सुखाए कपड़ों को कसकर क्लिप लगाने का समय आ गया है। अब मामला और गंभीर हो रहा है। स्केल 7 और 8, मॉडरेट गेल और फ्रेश गेल, 32 से 46 मील प्रति घंटा। इसमें अब पूरे पेड़ हिलने लगते हैं। हवा के खिलाफ चलने में काफी मुश्किल होती है और पेड़ों से छोटी मोटी टहनियां टूटकर गिरने लगती हैं। स्कूटर या बाइक चलाने वालों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, संतुलन बिगड़ सकता है। और अब हम नुकसान की कैटेगरी में आ रहे हैं। स्केल 9 और 10, स्ट्रॉन्ग गेल और होल गेल,
47 से 63 मील प्रति घंटा। हाँ, अब स्ट्रक्चरल डैमेज की बात हो रही है, जैसे पुरानी छतों से चिमनी पॉट या खपरेल का उड़ जाना। और पेड़ जड़ से उखड़ सकते हैं। शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स के लिए खतरनाक है। बिल्कुल, ये तूफान की शुरुआत है। और आखिर में है स्केल 11 स्टॉर्म और 12 हरिकेन, मतलब 64 मील प्रति घंटे से ज्यादा। 75 mph से ज्यादा पर तो हरिकेन ही है। इसमें तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। वाइड स्प्रेड डेवेस्टेशन। हाँ, तबाही। सोर्स के अनुसार ये आमतौर पर केवल ट्रॉपिकल एरियाज में अनुभव किया जाता है, जैसे भारत के तटीय इलाकों में जो बड़े बड़े चक्रवात आते हैं, अम्फान या ताउते। बिल्कुल, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। उस समय हवा की गति 150-200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो जाती है। वाह, मतलब सिर्फ अपने आसपास देखकर हम हवा की रफ्तार का इतना सटीक वैज्ञानिक अंदाजा लगा सकते हैं। यही तो इस स्केल की खूबसूरती है। ये हमें प्रकृति के इस पूरे स्पेक्ट्रम को, शांत से लेकर विनाशकारी तक, सिर्फ अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके समझने की शक्ति देता है। ये तकनीक और मानवीय अनुभव का एक बेहतरीन संगम है। सोर्स कहता भी है कि इस टेबल को बार बार देखने से इसे जल्दी सीखा जा सकता है। बिल्कुल, ये सब ऑब्जर्वेशन का ही खेल है। ठीक है, तो ये तो हुई हवा की गति और दिशा की बात। चलिए आगे बढ़। ठीक है, अब हम बादलों पर चर्चा करेंगे। रोज हम इन्हें देखते हैं, कभी सफेद रुई जैसे तो कभी डरावने काले। लेकिन इनके फॉर्म, शेप, हाइट और मूवमेंट से हमें मौसम के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत बहुत बेसिक साइंस से होती है। जब हवा ऊपर उठती है तो एक्सपेंशन की वजह से ठंडी हो जाती है। हाँ। जब वो ड्यू पॉइंट तक ठंडी हो जाती है तो हवा में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होकर पानी की नन्ही बूंदों में बदल जाता है। अच्छा। और ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं, 0.001 सेंटीमीटर से भी कम, कि वो बारिश या बूंद बनकर गिर नहीं पाती हैं। वो बस हवा में तैरती रहती हैं और हमें बादल के रूप में दिखती हैं। मतलब जैसे किचन में प्रेशर कुकर की सीटी से जो भाप निकलती है, वो भी तो एक छोटा सा बादल ही है। बस आसमान में ये ए लिस्ट सेलिब्रिटी लेवल पे होता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो मीटरोलॉजिकल पर्पसेस के लिए, जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, इन बादलों को नापा और क्लासिफाई कैसे किया जाता है? इसका कोई सिस्टम होगा? हाँ, इसके लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। आसमान में कितना हिस्सा बादलों से ढका है, इसे ऑक्टाज या एट्थ्स में एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब पूरे आसमान को 8 हिस्सों में बांट दिया गया है। 8 हिस्सों में? जैसे अगर 2/8 क्लाउड कवर है तो मतलब आसमान का 1/4 हिस्सा ढका है। 4/8 मतलब आधा और 8/8 का मतलब है कंप्लीटली ओवरकास्ट, यानी आसमान पूरी तरह बादलों से भरा है। वेदर मैप्स पर इसे शेडेड डिस्क से दिखाते हैं। ये तो पिज्जा के स्लाइसेस जैसा हो गया। आज 6/8 ओवरकास्ट है, मतलब 8 में से 6 स्लाइस जितने आसमान पर बादल छाए हुए हैं। सुनने में काफी सिंपल है। सोर्स में आइजोनेफ्स का भी जिक्र है। ये क्या है? आइजोनेफ्स उन रेखाओं को कहते हैं जो वेदर मैप पर बराबर क्लाउडीनेस वाली जगहों को जोड़ती हैं। अच्छा। लेकिन इनका ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि बादल इतनी तेजी से अपनी जगह और रूप बदलते हैं कि ये मैप्स बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। सही बात है। दिल्ली से जयपुर पहुंचते पहुंचते तो आसमान का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। तो फिर क्लासिफिकेशन का मेन आधार क्या है? क्लासिफिकेशन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन पे आधारित है। फॉर्म यानी रूप, हाइट यानी ऊंचाई, और अपीयरेंस मतलब वो दिखते कैसे हैं। मोटे तौर पर 4 मेजर क्लाउड टाइप्स और उनके वेरिएशंस हैं जिन्हें हम ऊंचाई के हिसाब से समझेंगे। चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। हाई क्लाउड्स, ये तो कमर्शियल एयरप्लेन्स की फ्लाइंग हाइट के आसपास होंगे। हाँ, लगभग। ये ज्यादातर सिरस यानी सीआई बादल होते हैं जो बहुत पंख जैसे फेदरी दिखते हैं। सिरस नीले आसमान में विस्प्स यानी धुएं के छल्लों की तरह दिखते हैं। इन्हें मेयर्स टेल्स मतलब घोड़े की पूंछ भी कहा जाता है। ये साफ मौसम का संकेत देते हैं और इनकी वजह से अक्सर सूर्यास्त बहुत शानदार, ब्रिलियंट दिखता है। अरे वाह, जैसे किसी ने सफेद पेंट ब्रश से आसमान पर हल्के हल्के स्ट्रोक लगा दिए हों। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल। फिर आता है सिरोक्यूमुलस यानी सीसी। ये सफेद ग्लोब्यूलर मासेस यानी गोलाकार झुंड जैसे दिखते हैं, जिनसे आसमान में एक मैक्रल स्काई जैसा पैटर्न बन जाता है, लहरों की तरह। मैक्रल स्काई, मैक्रल मछली के ऊपर बने पैटर्न जैसा। ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, काफी स्पेसिफिक नाम है। और तीसरा है
सिरोस्ट्रैटस, CS। ये एक पतली सफेद चादर या घूंघट की तरह लगते हैं। आसमान दूधिया मिल्की सा दिखता है और जब सूरज या चांद इनके पीछे से चमकता है तो एक कैरेक्टरिस्टिक हैलो यानी गोल घेरा दिखाई देता है। अच्छा, तो वो जो कभी-कभी रात में चांद के चारों तरफ एक बड़ा सा गोला दिखता है, वो असल में सीरोस्ट्रैटस बादलों की वजह से होता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, अब थोड़ा नीचे आते हैं। मीडियम क्लाउड्स, जिन्हें आल्टो भी कहते हैं। सही। ये 7,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। इनमें पहला है आल्टो क्यूम्युलस आल्टकू। ये वुली, बम्पी यानी ऊन जैसे उबड़-खाबड़ बादल होते हैं जो परतों में होते हैं। ये नीले आसमान में लहरों की तरह दिखते हैं और आमतौर पर ये अच्छे मौसम का संकेत देते हैं। ये थोड़े फूले-फूले से होते हैं ना? हाँ, जैसे रुई के गोले ग्रुप्स में तैर रहे हो। अक्सर शाम के वक्त दिखते हैं ये। बिल्कुल। फिर आता है आल्टो स्ट्रैटस, आल्ट ST। ये आल्टो क्यूम्युलस से ज्यादा घने और ग्रेश होते हैं। इनका लुक थोड़ा वाटरी यानी पानी जैसा होता है। इनका स्ट्रक्चर रेशेदार या धारीदार होता है और सूरज की किरणें इनमें से हल्की हल्की छन कर आती हैं। मतलब धूप तो होती है पर चुभती नहीं। जैसे सूरज के आगे कोई सेमी ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा हो। ये बिल्कुल वैसा फील देते हैं जैसे मॉनसून आने से पहले की उमस वाली दोपहर होती है। सही पकड़ा आपने। और अब सबसे नीचे वाले बादल जो जमीन के काफी करीब होते हैं। ये स्ट्रैटस या शीट क्लाउड्स होते हैं जो 7,000 फीट से नीचे होते हैं। इनमें पहला है स्ट्रैटोक्यूमुलस, SCU। ये रफ बम्पी बादल होते हैं। इनमें लहरें एल्टोक्यूमुलस से ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती हैं। इनके चमकीले और छायादार हिस्सों में बहुत कॉन्ट्रास्ट होता है। हाँ, ये वो बादल हैं जो कभी-कभी पूरे आसमान पर फैल जाते हैं, लेकिन बीच-बीच से नीली या सफेद रोशनी झांकती रहती है। दिखने में काफी ड्रामेटिक लगते हैं। फिर है स्ट्रेटस, ST। ये बहुत नीचे एक ग्रे और यूनिफॉर्म बादल होता है। ऐसा लगता है जैसे छत बहुत नीचे आ गई हो या पहाड़ों पर कोहरा मतलब हाईलैंड फॉग छाया हो। ये डल मौसम और हल्की फुहार लाते हैं। एयरक्राफ्ट्स के लिए ये खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये विजिबिलिटी बहुत कम कर देते हैं। तो दिल्ली में सर्दियों की सुबह जो भारी कोहरा जैसा लगता है, जो सूरज को भी छिपा लेता है, वो स्ट्रैटस क्लाउड हो सकता है। पूरा दिन बड़ा ग्लूमी बना देता है। हाँ, वो स्ट्रैटस ही होता है। और आखिर में है निम्बो स्ट्रैटस, NI। ये एक डार्क डल बादल है जिसकी परतें साफ दिखती हैं। इसे रेन क्लाउड भी कहते हैं। यही वो बादल है जो लगातार बारिश, बर्फ या ओले लाता है। नाम में ही निम्बो है, मतलब बारिश तो पक्की है। ये वो डिप्रेसिंग ग्रे स्काई है जब सुबह से शाम तक रिमझिम बारिश होती रहती है और घर से निकलने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल। ओके, ये आखिरी कैटेगरी तो सबसे दमदार लग रही है। ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, मतलब इनकी कोई तय ऊंचाई नहीं है। एग्जैक्टली। ये क्यूमुलस या हीप क्लाउड्स होते हैं जो ढेर की तरह दिखते हैं। ये वर्टिकल क्लाउड्स हैं जो 2,000 फीट के बेस से शुरू होकर 30,000 फीट से भी ऊपर तक जा सकते हैं। ये ऊपर उठती हुई कन्वेक्शनल करंट से बनते हैं। अच्छा। इसमें सबसे कॉमन है क्यूमुलस, CU। इसका टॉप गोल राउंडेड होता है और बेस फ्लैट हॉरिजॉन्टल होता है। ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स में आम है और एक फेयर वेदर क्लाउड है। हाँ, ये तो वो बचपन की ड्राइंग वाले बादल हैं, फ्लफी सफेद, जिन्हें देखकर लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है। हमारे सोर्स में जो क्यूमुलस क्लाउड की तस्वीर है वो बिल्कुल वैसी ही है। हाँ, और फिर आता है क्यूमुलोनिम्बस, QUN। ये असल में एक ओवरग्रोन क्यूमुलस क्लाउड है। इसकी वर्टिकल हाइट जबरदस्त होती है। इसके काले और सफेद ग्लोबुलर मैसेज बड़े फैंटास्टिक शेप्स ले लेते हैं। इसका टॉप फूल गोभी जैसा होता है जो अक्सर फैलकर एक एनविल यानी निहाय का शेप ले लेता है। एनविल? इसे थंडर क्लाउड भी कहते हैं। ये कन्वेक्शनल रेन लाता है जिसके साथ बिजली और गरज भी होती है। ये अक्सर ट्रॉपिकल आफ्टरनून्स में देखने को मिलता है। बाप रे, तो प्यारे से दिखने वाले क्यूमुलस का ये एक बड़ा गुस्साइल भाई है। ये वही बादल है जिसे देखकर मम्मी बालकनी से सूखे कपड़े उठाने के लिए भागती हैं। काले, विशाल और डरावने, जो भरी दोपहर में शाम जैसा अंधेरा कर देते हैं। सोर्स की तस्वीर में भी ये कितना मेनेसिंग लग रहा है। हाँ, ये काफी इंटेंस हो सकते हैं। ये तो सच में कमाल है। तो हर बादल की अपनी एक कहानी है, अपना एक मतलब है, उनकी बनावट, उनकी ऊंचाई, ये तो आसमान की अपनी एक भाषा है। बिल्कुल। और इस भाषा को समझकर
हम सिर्फ ऊपर देखकर ही मौसम का कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। वाकई इन सोर्सेज ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। अब तो बाहर जाकर आसमान में इन बादलों को पहचानने का मन कर रहा है। और ये तो सिर्फ क्लासिफिकेशन था। ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं, वो एक अलग ही दुनिया है। ठीक है, ये सब तो बहुत दिलचस्प था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अदर एलिमेंट्स पर्टेनिंग टू विजिबिलिटी। चलिए अब दृश्यता यानी विजिबिलिटी को प्रभावित करने वाले दूसरे जरूरी तत्वों पर बात करते हैं। अक्सर हम रोजमर्रा की बातचीत में हेज, मिस्ट और फॉग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी-कभी तो एक दूसरे की जगह पर भी। बिल्कुल। जैसे सर्दियों की सुबह में हम कहते हैं बड़ा कोहरा है या आज बहुत धुंध है। लेकिन ज्योग्राफी के लिहाज से इन तीनों में बहुत साफ और मजेदार फर्क है। हाँ बिल्कुल, ये तीनों चीजें हमारी विजिबिलिटी कम करती हैं, लेकिन इनके बनने का कारण, इनकी बनावट और इनका असर सब बिल्कुल अलग-अलग होता है। तो आज की बातचीत इसी गुत्थी और सुलझाने के बारे में है। हाँ, कि आखिर हेज, मिस्ट और फॉग में असल फर्क क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले हेज से शुरू करते हैं। ये क्या बला है? मतलब दिल्ली एनसीआर वाले तो इसे हर साल झेलते हैं। सोर्स बताता है कि ये धुएं और धूल के कणों से बनता है, खासकर इंडस्ट्रियल इलाकों में। ये एक वजह है, बिल्कुल सही। लेकिन एक और दिलचस्प कारण है हवा की अलग-अलग परतों में लाइट का असमान रिफ्रैक्शन होना। अच्छा, वो कैसे? आपने कभी गर्मियों में तपती सड़क के ऊपर हवा को कांपते हुए देखा है? एक मिराज जैसा बनता है। हाँ हाँ, बिल्कुल लगता है जैसे दूर पानी है। वो लाइट रिफ्रैक्शन का ही एक उदाहरण है। हेज में भी कुछ वैसा ही होता है बड़े स्केल पर हेज की सबसे बड़ी पहचान है इसका सूखा होना। सूखा होना? हाँ, ये उन जगहों पर होता है जहां हवा में नमी यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% से कम होती है। ओ, तो ये एक तरह से सूखी हवा में तैरते हुए सॉलिड पार्टिकल्स हैं, धूल, धुआं, पोल्यूशन। अच्छा, तो ये की पॉइंट है। मतलब अगर हवा सूखी है और दूर तक साफ नहीं दिख रहा, तो वो हेज है। एग्जैक्टली। सोर्स में ये भी लिखा है कि जब विजिबिलिटी 1.1 मील से कम हो जाती है, तब उसे हेज माना जाता है। हेज इज ऑल अबाउट ड्राई एयर। बिल्कुल। इसीलिए शहरों में पोल्यूशन की वजह से जो पीली भूरी परत दिखती है ना, वो असल में स्मॉग से पहले की हेज वाली स्टेज होती है। ठीक है, तो हेज मतलब ड्राई एयर। तो फिर मिस्ट इसका उल्टा होना चाहिए, मतलब गीली हवा वाला मामला। बिल्कुल सही पकड़ा। मिस्ट तब बनता है जब हवा में मौजूद पानी की भाप, वाटर वेपर, ठंडी होकर पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है और हवा में तैरने लगती है। तो ये बेसिकली जमीन पर तैरता हुआ एक बादल है? हाँ, आप कह सकते हैं। उसे जमीन पर तैरता हुआ बादल भी कह सकते हैं। और जैसा आपने कहा, ये गीली हवा में होता है। सोर्स के मुताबिक मिस्ट तभी बनता है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% से ज्यादा हो। Here's where it gets really interesting. तो मतलब अगर आप किसी हिल स्टेशन जैसे मसूरी या महाबलेश्वर में हैं और अचानक बादल आपके चारों ओर आ जाता है, तो आप टेक्निकली मिस्ट के अंदर हैं। हाँ, वो एक परफेक्ट उदाहरण है। सोर्स कहता है कि ये विजिबिलिटी को करीब 1000 मीटर तक कम कर देता है। हाँ, तो अब फर्क साफ है। हेज मतलब सूखी हवा प्लस धूल या धुआं जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और मिस्ट यानी नम हवा प्लस पानी की बूंदें जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं। अब आते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी पर, फॉग यानी कोहरा। ये मिस्ट से कैसे अलग है? दोनों में ही तो पानी की बूंदें हैं, है ना? What's fascinating here is फॉग मिस्ट का ही एक ज्यादा घना और भारी रूप है। घना और भारी। हाँ, मिस्ट में सिर्फ पानी की बूंदें होती हैं, लेकिन फॉग बनने के लिए उन बूंदों को किसी चीज पर जमने की जरूरत होती है। किसी चीज पर जमने की? हवा में? हाँ, ये चीज होती है धूल, धुआं या पोल्यूशन के कण, जिन्हें कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं। ओह, कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई। तो फॉग इज इक्वल टू पानी की बूंदें प्लस धूल या धुएं के कण। इसी वजह से ये बहुत घना होता है। सोर्स बताता है कि फॉग में विजिबिलिटी 1000 मीटर से भी कम हो जाती है। इसे एक तरह का डेंस ग्राउंड क्लाउड कहा गया है। और इसी से जुड़ा है स्मॉग, जो हम दिल्ली और उत्तरी भारत के शहरों में सर्दियों में देखते हैं। सोर्स में इंग्लैंड के ब्लैक कंट्री का उदाहरण भी दिया है। हाँ, स्मॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग। जब औद्योगिक धुआं या पराली का धुआं कोहरे के साथ मिल जाता है तो वो स्मॉग बन जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक इसमें विजिबिलिटी 220 गज या उससे भी कम हो सकती है। अब सोचिए ट्रेनें और फ्लाइट्स क्यों कैंसिल होती हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब फॉग सिर्फ एक तरह का नहीं होता। सोर्स में कई तरह के फॉग बताए गए हैं, जैसे हिल फॉग,
रेडिएशन फॉग और सी फॉग। जी, चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है हिल फॉग। हिल फॉग, ये सबसे आसान है। पहाड़ों वाला फॉग। हाँ, जब बादल किसी पहाड़ी को ढक लेते हैं तो उसे हिल फॉग कहते हैं। ये सुबह के वक्त बहुत आम है और जैसे ही सूरज निकलता है ये गायब हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है रेडिएशन फॉग। रेडिएशन फॉग, ये वो कोहरा है जो हम मैदानी इलाकों में सर्दियों की सुबह देखते हैं। अच्छा, जो रोज सुबह दिखता है। हाँ, सोर्स के मुताबिक ये तब बनता है जब दिन गर्म हो और रात बिल्कुल शांत और साफ हो। शांत और साफ रात होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। रात में जमीन अपनी गर्मी यानी रेडिएशन तेजी से छोड़ती है और ठंडी हो जाती है। फिर जमीन के संपर्क में आने वाली हवा की निचली परत भी ठंडी हो जाती है और उसमें मौजूद नमी जमकर कोहरा बन जाती है। मतलब अगर हवा चलती रहेगी तो वो ठंडी परत बनी नहीं पाएगी। बिल्कुल, इसीलिए शांत रात जरूरी है। और तीसरा है सी फॉग यानी समुद्री कोहरा। ये कैसे बनता है? ये तब बनता है जब गर्म नम हवा किसी ठंडी समुद्री धारा यानी कोल्ड करंट के ऊपर से गुजरती है। अच्छा। सोर्स में न्यूफाउंडलैंड का क्लासिक उदाहरण दिया गया है, जहां गर्म गल्फ स्ट्रीम ठंडी लैब्राडोर करंट से मिलती है। इस वजह से वहां बहुत घना कोहरा बनता है। सोर्स में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि कुछ समुद्री कोहरे इतने पतले और हल्के होते हैं कि जहाज के मस्तूल मास्ट जो होते हैं वो कोहरे के ऊपर से झांकते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, ये उसकी गहराई और मोटाई पर निर्भर करता है। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, सोर्स कुछ सामान्य बातें भी बताता है। जैसे फॉग जमीन के मुकाबले समुद्र पर ज्यादा आम है। लॉजिकल है, पानी ज्यादा है। बिल्कुल, और ये तटीय इलाकों कोस्टल एरियाज में सबसे ज्यादा होता है। और देश के सूखे अंदरूनी हिस्सों में वहां फॉग के बजाय हेज या मिस्ट ज्यादा होता है क्योंकि नमी कम होती है। एक और पॉइंट था कि घना कोहरा ट्रॉपिक्स के बजाय हाई और मिडिल लैटिट्यूड्स में ज्यादा बनता है। हाँ, क्योंकि वहां तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। सर्दियों में तापमान बहुत गिर जाता है, जो कोहरा बनने के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनाता है। बिल्कुल, तो अब ये तीनों चीजें बिल्कुल साफ हो गई। हाँ, उम्मीद है। हेज सूखा, मिस्ट गीला और फॉग बहुत ही ज्यादा गीला और घना। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 13 Weather of Certificate Physical and Human Geography by G.C. Leong. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad, Jai Hind.